हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस क्लास में। अब पढ़ते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का अगला रिवीजन। इसमें पढ़ेंगे जैव विविधता अधिनियम 2002, यानी जैव सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाया गया। अपन पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जैव विविधता वाला। जैव विविधता की जो यूनिट है वो 8वीं यूनिट, वो बहुत बड़ी है, उसी के संबंध में। तो जैव विविधता के लिए जो अधिनियम बनाया गया है 2002, उस पर पढ़ते हैं इसका परिचय। तो ये पहले क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सीबीडी के उद्देश्यों को भारत में लागू करने के लिए इस नियम की आवश्यकता पड़ी। सीबीडी तो जानते हैं, सीबीडी जो 1992 के रियो सम्मेलन, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्रियान्वयन हुआ था, इसका कन्वेंशन था सीबीडी। तो उसी के उद्देश्यों को भारत में लागू करने के लिए नियम बनाया गया है। शुरू करते हैं यहाँ से। परिचय के 2002 के नियम में क्या है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। यह अधिनियम दिसंबर 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। सीबीडी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2002 में भारत की संसद द्वारा इसे पारित किया गया। जैव विविधता अभिसमय 2002 क्या है, तो यह भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था इसे। और यह पारंपरिक जैविक संसाधनों के ज्ञान, उपयोग और उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे के लिए एक तरीका प्रदान करता है। तो संसाधनों का ज्ञान देता है और उनके उत्पादन के लाभों के समान बंटवारे के लिए एक तरीका प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं 2002 नियम के, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रमुख प्रावधान। इसमें क्या शामिल है, तो जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग शामिल है। जैव विविधता का संरक्षण करना, उसका सतत उपयोग करना। और अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर तीन संरचना की उल्लेखना की गई है कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होगी, जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए और राज्य जैव विविधता बोर्ड एसबीबी और जैव विविधता प्रबंधन समितियां होंगी, यानी 3 स्तरीय संरचना होगी ये। पहली है राष्ट्रीय और राज्य को अपने आधिकारिक क्षेत्र में जैव संसाधनों के ज्ञान से संबंधित निर्णय के संबंध में प्रबंधन समिति से परामर्श करना आवश्यक होगा। तो जो राष्ट्रीय है और राज्य है, तो उनको अपने अपने क्षेत्र में क्या करना होगा, जैव संसाधनों के ज्ञान के संबंध में निर्णय लेने के लिए इन समितियों के परामर्श की आवश्यकता होगी। फिर स्थानीय समुदायों को ज्ञान का सम्मान करना और जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना होगा। तो स्थानीय समुदाय को जो स्तर पर गठित होगी ना समिति, जैव सुरक्षा प्रबंधन समिति जो स्थानीय स्तर पर होगी, तो उसका कार्य होगा कि जैव सुरक्षा के संबंध में पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करे वो। फिर है जैविक संसाधनों के संरक्षकों और जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित ज्ञान और सूचना धारक के रूप में स्थानीय लोगों के साथ लाभ साझा करना सुनिश्चित करना है। यानी जैव संसाधनों के उपयोग हो रहा है तो उनके संबंध में स्थानीय लोगों को लाभ दिया जाए। ये इस नियम के तहत है कि स्थानीय लोगों के साथ लाभ साझा करना। 6वां है सभी विदेशी नागरिकों और संगठनों को जैव संसाधनों और उनके उपयोग के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यानी विदेशी नागरिक जो विदेशियों पर नियंत्रण, यानी भारतीय कंपनियां जो है, विदेशी नियंत्रित भारतीय कंपनियां यानी विदेशों के तहत नियंत्रित होती हैं, लेकिन भारत में स्थित कंपनियां हैं। तो विदेश के नागरिक जो हैं जैविक संसाधनों के उपयोग कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्र के स्तर पर जो समिति बनाई गई है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है, उनके अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बिना उनके अनुमोदन के वो कार्य नहीं करेंगे। फिर जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करके जैव
विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। उन्हें जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और उनका संरक्षण विकास किया जाएगा। संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा और पुनर्वास किया जाएगा। फिर समितियों के गठन के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की व्यापक योजना में राज्य सरकारों की संस्थाओं को भी शामिल करना है इसमें। यानी समितियों का जो गठन किया है उसमें जैव विविधता के कार्यान्वयन कर रहे हैं में व्यापक योजनाएं बनाई जाएंगी, तो मैं राज्य संस्थाओं को भी शामिल करेंगे उस योजना बनाने में। भारत में समृद्ध जैव विविधता और संबंधित ज्ञान को विदेशी व्यक्तियों के संगठन से इस तरह के उपयोग को सुरक्षित करना जो लाभ साझा किए बिना उत्पादन हो मतलब विदेशियों को बिना लाभ साझा किए लाभों को साझा किए बिना उत्पन्न हो। यानी भारत में इस तरह की जैव विविधता और ज्ञान पोर्टल शुरू करना कि विदेशी व्यक्तियों को अपन जो है जैव विविधता का लाभ बिना साझा किए कार्य कर सकें। फिर बायोपायरेसी की रोकथाम करना शामिल है। फिर 12वां है इसमें भारतीय उद्योगों को जैव संसाधन प्राप्त करने के लिए, भारत के उद्योग हैं उनको जैव संसाधन यदि प्राप्त करना है तो वह राज्य जैव विविधता बोर्ड प्राधिकरण नहीं है, सॉरी ये बोर्ड है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता है। और यदि संरक्षण सतत उपयोग के लाभ साझाकरण का उल्लंघन पाया जाता है तो राज्य जैव विविधता बोर्ड प्रतिबंधित करने का अधिकार है। तो उद्योग को यदि जैव संसाधनों का उपयोग करना है तो इससे बोर्ड से पहले सूचना देनी होगी, और यदि वो उसका उल्लंघन करता है कुछ तो बोर्ड उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। फिर स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा विरासत स्थल को अधिसूचित करने का प्रावधान है। यानी स्थानीय निकाय परामर्श देंगे तो वो ऐसे किसी भी स्थान को विरासत स्थल घोषित कर सकता है राज्य सरकार। फिर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय जैव विविधता कोष का निर्माण किया जाएगा जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयोग होगा। तो मतलब तीनों स्तरों पर एक विविधता के लिए कोष का निर्माण किया जाएगा, पैसों का निर्माण किया जाएगा। फिर जैव संसाधनों पर भारत में या भारत के बाहर किसी भी आविष्कार के लिए IPRS यानी बौद्धिक पेटेंट होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार तो और कॉपीराइट तो के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। तो भारत में या भारत से बाहर किसी भी आविष्कार कर रहे हैं उसके पेटेंट के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। तो इस तरह के जो नियम हैं अधिनियम 2002 के प्रमुख प्रावधान हैं। उनका संरक्षण, सतत उपयोग है। फिर 3 स्तर पर समिति बनाना, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। राष्ट्रीय राज्य क्या है, ज्ञान निर्माण का प्रावधान परामर्श देगा। स्थानीय स्तर पर ज्ञान का सम्मान करने के लिए ज्ञान सुरक्षा है। फिर विदेशी नागरिकों को इसमें यही है कि विदेशी नागरिक, फिर 5वां था कि स्थानीय लोगों के साथ लाभ साझा करेंगे। विदेशी नागरिकों को लाभ साझा किए बिना राष्ट्रीय यदि विदेशी व्यक्तियों को काम करना है तो राष्ट्रीय जैव विविधता के बोर्ड की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। फिर किसी भी जैव विविधता स्थल को घोषित कर सकते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, पुनर्वास होगा। जैव विविधता अधिनियम के राज्य सरकारों को शामिल किया जाएगा योजना बनाने में। फिर समृद्ध, इसमें क्या है, ज्ञान विदेशी व्यक्तियों के संगठित शामिल किए बिना अपना लाभ सुनिश्चित करना है। बायोपायरेसी की रोकथाम है। फिर राज्य प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी उद्योग इसको शामिल नहीं कर सकता। फिर स्थानीय परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विरासत स्थल को अधिसूचित करने का प्रावधान है। फिर राष्ट्रीय कोष, राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय कोष का निर्माण किया जाएगा। और पेटेंट के संबंध में NPA यानी राष्ट्रीय प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति आवश्यक होगी। फिर 2002 के नियम के मूलभूत प्रावधान है। फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रदान की गई छूट, कुछ छूट प्रदान की गई हैं। तो छूट के तहत भारत के भीतर जैविक संसाधनों के उपयोग करने के लिए स्थानीय लोगों और क्षेत्रों के समुदायों को मुक्त पहुंच छूट है। यानी जैव संसाधनों के उपयोग करना है स्थानीय लोगों को तो उस क्षेत्र के समुदायों को तो उनके लिए मुक्त पहुंच प्रदान करना है।
छूट दी गई स्थानीय लोगों को। जैव विविधता के उत्पादों, कृषकों और वेधशालाओं यानी हकीमों को इन संसाधनों के तहत छूट दी गई है। यानी स्थानीय जो वैद्य हैं, हकीम हैं, उनको आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को छूट दी गई है। अधिनियम के दायरे में सामान्य रूप से कारोबार वाली वस्तुओं की अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गई है। सामान्य कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं, उनको आनुवंशिक संसाधन उपयोग करने की छूट दी गई है। फिर जन जैव विविधता रजिस्टर्ड यानी एक रजिस्टर बनाया जाता है जैव विविधता के संबंध में। तो उसके संबंध में कि स्थानीय जैव विविधता का रिकॉर्ड यानी स्थानीय समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। जन जैव विविधता रजिस्टर, जिसके उपयोग और संरक्षण के बारे में स्थानीय लोगों के ज्ञान, धारणाओं और प्राथमिकताओं का रिकॉर्ड किया जाता है। यानी रिकॉर्ड रखा जाता है कि स्थानीय ज्ञान उस विविधता के संबंध में और उपयोग, उनके संरक्षण किस प्रकार, स्थानीय लोगों का ज्ञान क्या है, तो उसके संबंध में एक रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार है, जिसमें एक रजिस्टर होना अनिवार्य है। यह सब प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास जैव विविधता के संबंध में रजिस्टर होना चाहिए। इनका जैव विविधता प्रबंधन समिति करेगी, समन्वय प्रबंधन समिति करेगी, स्थानीय स्तर की समिति करेगी। फिर जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स घोषित करना है जिसमें। तो विरासत स्थल क्या है? पहले तो जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे स्थान जो अद्वितीय होने के साथ साथ परिस्थिति के रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं और जिनमें समृद्ध जैव विविधता मौजूद है, जिसे निम्नलिखित किसी भी प्रकार की घटक शामिल हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जा रही है और उसमें अद्वितीय स्थान यानी पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में बहुत नहीं मिलते हैं और परिस्थितिक जलवायु परिवर्तन के कारण संकट यानी नाजुक परिस्थितियों में भी है। तो उसके लिए उन्हें विरासत स्थल घोषित कर सकते हैं और उसके तरह संरक्षण दिया जाएगा। निम्नलिखित इसमें घटक शामिल हो जिसमें प्रजातियों की बहुत ज़्यादा प्रचुरता हो, उच्च स्थानिकता हो यानी वो स्थान विशेष हो और प्रजातियों की बहुत ज़्यादा प्रचुरता हो, दुर्लभ प्रजातियां यानी संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति भी वहाँ हो, यानी ऐसी प्रजातियां जो संकट में भी फंसी हों और वो अन्य जगह ना पाई जाती हों, घरेलू कृषि प्रजातियां या भूमि प्रजातियां या उनकी किस्मों के जंगली पूर्वज रहते हो, यानी ऐसी कृषि की प्रजातियां भी हो सकती हैं और भूज प्रजातियां हो सकती हैं, भूमि प्रजातियां जिनके पूर्वजों की आज संरक्षण किया जाना आवश्यक हो, और सांस्कृतिक या सौंदर्यवादी मूल्य की प्रजातियां हों तो उनके संरक्षण के लिए उसे जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया जा सकता है। अधिसूचना, इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 47 के अनुसार राज्य सरकारों को आधिकारिक राज्य पत्र में स्थानीय निकायों के परामर्श से एक आधिकारिक पत्र जारी किया जाएगा जिसमें स्थानीय निकायों के परामर्श से विरासत स्थल को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। तो राज्य सरकारें उस स्थान को घोषित कर सकती हैं स्थानीय निकायों के परामर्श से। फिर विभिन्न जैव विविधता स्थल की सूची, इसमें बहुत सारे जैव विविधता स्थल राज्य मतलब देश में बहुत सारे स्थल हैं, अलग अलग राज्यों के अनुसार सूचियाँ दी गई हैं। भारत में जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2021, फिर इसको 2002 का जो नियम था वो पुराना हो गया था, उसमें 2021 में लेटेस्ट अधिनियम 2021 जोड़ा गया। इसका परिचय है कि यह विधेयक घरेलू कंपनियों के लिए एक अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए, यानी घरेलू जो औद्योगिक कंपनियां हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए आसान बना दिया गया। नियम को आसान बनाने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। 2021 का नियम 2002 में थोड़ा संशोधन करता है जो उसको थोड़ा सरल बना देगा। यह अनुसंधान यानी पेटेंट करने वाले आवेदन जो है, तो पेटेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए वन्य औषधियों और पौधों की खेती और स्वदेशी चिकित्सा के अभ्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास है। यानी पेटेंट आसान होगा और औषधियाँ बनाई जाएंगी और चिकित्सा का अभ्यास होगा, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया गया है इसमें।
तो जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2021 के उद्देश्य क्या है इसके? 2021 के उद्देश्य, इसके उद्देश्यों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर जंगली औषधि पौधों पर दबाव कम करना है। यानी औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देना और जंगली जो औषधि पौधे उनको दबाव को कम करना है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना है इसका उद्देश्य। फिर नागोया यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय और उसके नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को समझौता किए बिना भारत में उपलब्ध जैव विविधता संसाधनों का उपयोग करते हुए पेटेंट आवेदन प्रक्रिया और परिणामों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज बनाना है। यानी नागोया प्रोटोकॉल है और जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है उनके समझौते जो हुए हैं उनसे समझौता किए बिना भारत के जो संसाधनों का उपयोग बेहतर उपयोग हो और पेटेंट में आगे बढ़े, तो उसके लिए ये परिणामों के लिए उनको प्रक्रियाओं को तेज करना है। फिर आपराधिक प्रावधानों को कम करना है। यानी उद्योग को उपयोग के लिए वो नहीं होता, तो आपराधिक प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, उनको कम करना है। और राष्ट्रीय हितों के समझौता किए बिना, राष्ट्र के हित से समझौता किए बिना अनुसंधान और पेटेंट और वाणिज्यिक जैव संसाधनों की श्रृंखला में विदेशी निवेश लाना है। यानी भारत में विदेश का जो FDI है उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हित समझौता है अनुसंधान और पेटेंट पर। तो ये रिवीजन हुआ कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।